हाय गाइस, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे एक्ट थेरेपी फॉर ओसीडी। एक्ट का फुल फॉर्म है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इन माय पर्सनल ओपिनियन एक्ट जो थेरेपी है वो ईआरपी से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देती है, क्योंकि जो एक्ट थेरेपी है वो आप अपनी डेली लाइफ में अपना काम करते करते जो आप काम करते हैं उसे करते करते आप एक्ट थेरेपी कर सकते हैं। बट ईआरपी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अलग से, जैसे आधा घंटा 1 घंटा दिन का, और आपको करना पड़ेगा। बट जो एक्ट थेरेपी है वो आपकी लाइफ की जो चीज़ें आप कर रहे हो उसको साथ में करते करते यू कैन फॉलो एक्ट के जो प्रिंसिपल्स है। तो जो एक्ट है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, वो बेसिकली उसका जो फंडा है मेन, उसका वो ये बताता है कि हम अपनी लाइफ जी सकते हैं इवन इफ वी हैव सफरिंग। अगर इवन इफ वी हैव प्रॉब्लम्स, तब भी हम अपनी लाइफ 100% जी सकते हैं। हमें ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाए तभी हम अच्छी तरह से लाइफ जी पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का ये परफेक्शन वाला ये माइंडसेट होता है कि जब तक मेरी प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। बट जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है दे आर नॉट लाइक बुखार एंड ऑल। की बुखार का ये होता है कि बुखार पूरा ठीक हो जाएगा तभी मैं वापस ऑफिस जा सकता हूँ या वापस स्कूल जा सकता हूँ। बट मेंटल जो इश्यूज है वो हमारे मतलब उसको मैनेज करना पड़ता है, वो पूरी 100% तरीके से कभी ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे को, जिस आदमी को डिप्रेशन अगर उनको है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो लाइफ के डिफरेंट पॉइंट पे उनको डिप्रेशन हो सकता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो उनको डिप्रेशन हो सकता है। तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई हैव टू लिव विद दिस डिप्रेशन। बट डिप्रेशन के होते हुए भी, ठीक है, कि मैं जल्दी डिप्रेस हो जाता हूँ, ये चीज़ होते हुए भी मैं अपनी लाइफ 100% जी सकता हूँ खुश होके, हैप्पीनेस के साथ। तो जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है उसमें दो शब्द है, एक एक्सेप्टेंस और एक कमिटमेंट। एक्सेप्टेंस जो है उसका मतलब है कि एक्सेप्ट द थॉट्स और फीलिंग्स। जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, फॉर एग्जांपल ओसीडी में जो हार्म वाले जो थॉट्स है, वो जो फीलिंग्स है, जो एंजाइटी की जो हमें नहीं चाहिए, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कि वो आ रही है तो वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट एंड स्टिल वी आर कमिटिंग टू द एक्शन, कमिटिंग टू आवर वैल्यूज। जो कमिटमेंट है, सेकेंड पार्ट है, वो है कि जो चीज हम इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं वो हम करेंगे बावजूद ये थॉट्स और फीलिंग्स के होते हुए। इसको मैं एक एग्जांपल में समझाऊं तो, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन है और आप प्रेजेंटेशन देने गए, आप स्टेज पे आए, तो आपको वो एंजाइटी होगी। आपको सब कुछ आता है प्रेजेंटेशन में, तो भी आपको एंजाइटी होगी, आपको वो फियर आएगा, वो स्टेज फियर। बट स्टिल आप अपनी प्रेजेंटेशन में आप 100% देते हो। वो होता है ना कि शुरू की फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, शुरू में आपको टेंशन होगी, पर जैसे जैसे आप वो प्रेजेंटेशन देते रहोगे आपकी टेंशन कम हो जाएगी और आपको मजा आने लगेगा, आप अच्छा करने लगेंगे। ठीक है, तो एक्ट में भी यही बेसिकली जो बोला गया है कि जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, या जो ओसीडी के जो इंट्रूसिव थॉट्स है, वो आते रहेंगे। वो मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके थॉट्स, आपके जो माइंड है वो ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स डालता रहेगा। बट तो भी आप कमिट कर सकते हैं, तो भी आप जो आप चाहते हो जिंदगी में वो आप पा सकते हो। ठीक है, तो और वैसे ही आपको माइंडसेट लेना पड़ेगा कि मुझे 100% ठीक होने के लिए वेट नहीं करना है कि मैं अपनी लाइफ तभी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ जब मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। मैं 50%, 40% पे भी स्ट्रगल करके थोड़ा मैं अपने जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि जैसे कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनको ओसीडी है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको लगता है कि जब तक मेरी ये बीमारी पूरी 100% तक ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं यूपीएससी ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक से मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा और मेरा यूपीएससी नहीं निकलेगा। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। आई नो, उनका वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। उनको ओसीडी है बट तो भी वो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी उनका नाम है, उनकी काफ़ी बड़ी कंपनी है।
ठीक है, उनको ओसीडी होते हुए होने के बावजूद भी वो थॉट्स, वो एंजाइटी, वो फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो अपना वो जो एम है, गोल है, वो पा सके। तो एक्ट थेरेपी का बेसिकली यही फंडा है कि आपको डरना नहीं है इन सब चीज़ों से, इन थॉट्स से, फीलिंग्स से, और वो थॉट्स फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप अपने जो गोल्स है उसको पा सकते हैं। एक्ट का जो अगर मेन जो थीम है उसको अगर समझना है तो आप एक सेरेनिटी प्रेयर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप में काफ़ी बोली जाती है, उसे आप एक्ट का मोटो समझ सकते हैं। सेरेनिटी प्रेयर है कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैनॉट चेंज, द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन, एंड द विजडम टू डिफरेंशिएट द बोथ। तो इसका अगर हिंदी में बताऊं कि गॉड मुझे वो कामनेस दे, वो मुझे वो धैर्य दे कि मैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाऊँ, वो चीज़ मैं मान लूँ कि हाँ, जो चीज़ों मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। और जिस चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ उस चीज़ को चेंज करने के लिए मुझे साहस दे, और मुझे ये बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं कि कौन सी चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता और कौन सी चीज को मैं चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कई चीज है जो आपको मिली है जो आप नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके माँ बाप, या आप अमीर है या गरीब है, आपका रंग कैसा है, आपकी हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा बहुत ही डिप्रेस हो जाए कि यार मैं बहुत ही छोटा हूँ, मेरी हाइट बहुत ही कम है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। हाइट जितनी 25, 23, 24 साल की उम्र तक, 21, 22 साल की उम्र तक जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है। उससे आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। बाकी जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मैं पैसे कम कमा रहा हूँ, मेरी ये जॉब अच्छी नहीं है, तो आप अच्छी एक जॉब ले सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप और पढ़ सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये आपको चीज़ समझ आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगाए तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये है एक्ट का मेन फंडा, कि ये थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो आती रहेंगी, वो सेंसेशंस पर, तो भी आप जो चाहते हो, आपका जो गोल है, आपकी जो वैल्यूज है, जो आपको चीज जो हासिल करनी है, वो उसके लिए आपको एम करना चाहिए और उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए पूरा। अभी ये तो एक्ट का हम थीम समझ गए, पर इस चीज को हम करें क्या? लोग बोलेंगे कि इतने थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती है कि मैं पढ़ ही नहीं पाता या मैं जॉब पे काम ही नहीं कर पाता, तो मैं कैसे अपने गोल्स अचीव करूं? तो एक्ट के थ्रू अपने गोल्स को एक्सेप्ट करने के लिए 6 प्रिंसिपल्स है, जिनको आप फॉलो करोगे तो आप अपने गोल पा सकते हो। इन 6 प्रिंसिपल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक्ट का जो मेन फंडा है, जो एक्सेप्टेंस का और कमिटमेंट का, उसे समझने के लिए थोड़े मेटाफर्स हैं जो थेरेपिस्ट भी बताते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे एक्ट के लिए, तो वो भी आपको ये मेटाफर्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में आपने देखा कि आपका कोई दुश्मन भी है जिसको आप पसंद नहीं करते। अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, यार वो भी पार्टी में है, तो आप पार्टी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो या तो आप उसको मार के भगाओ, यहाँ से तू चले जा, अपने दुश्मन को, या तो आप उस दुश्मन के होते हुए भी आप पार्टी एंजॉय करने की कोशिश करो। सेम तरीके से जैसे आपके जो थॉट्स है, इमोशंस है, सेंसेशंस है, वो आप आते रहेंगे, ठीक है। या तो आप उनको भगा दो, विच इज नॉट पॉसिबल। आप अपने थॉट्स को नहीं भगा सकते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई भी करो कि मेडिटेशन करने की बिना थॉट्स के, तो भी आई एम सेइंग 30-40 सेकंड्स के बाद या उससे पहले भी थॉट्स आने लगेंगे। आप थॉट्स को नहीं रोक सकते। दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। वो नेचुरल है ब्रेन का थॉट्स आने का, वो फीलिंग्स आने का। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं डरूंगा, तभी आपके सामने कोई छिपकली या कोई भी चीज जिससे आप डरते हो आप आ जाए, तो आपका वो डर नेचुरल आ जाएगा, तो दैट इज नेचुरल। तो आप वो थॉट्स और इमोशन से नहीं भाग सकते। तो आपको बेसिकली अपनी जो लाइफ है, जो पार्टी यहाँ पे कही गई है, पार्टी इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है। तो या तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, या तो आप अपना टाइम वेस्ट करें उसे भगाने का,
जो नहीं भागेगा, वो जो आपका जो दुश्मन है वो क्यों जाए, वो बाहर जाएगा, उसको भी पार्टी एंजॉय करनी है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारे थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस है वो वापस बार बार आते रहेंगे। तो उनसे उनको भगाना इज नॉट द सोल्यूशन, उनको एक्सेप्ट करना और उनके साथ भी, उनके साथ होते हुए भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है, दैट इज द गोल ऑफ एक्ट थेरेपी। अभी एक्ट थेरेपी के हम 6 प्रिंसिपल्स समझते हैं। तो जो 6 प्रिंसिपल्स है वो फर्स्ट इज कॉग्निटिव डिफ्यूजन, सेकंड इज acceptance, third is contact with the present moment, fourth is self as context और उसको तो ऑब्जर्विंग सेल्फ भी बोला जाता है, values और commitment. So the first principle is cognitive diffusion. Cognition मतलब thought और diffusion मतलब उसको अलग करना, ठीक है। तो cognitive CBT में एक फंडा है cognitive fusion का, ठीक है, जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन का उल्टा है। कॉग्निटिव फ्यूजन मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हैं और आपको ये थॉट आ जाए कि मेरे से यार कोई बात नहीं करता, आई एम ए लूजर, ठीक है, वो थॉट आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं लूजर हूँ। या फॉर एग्जांपल आप जैसे हार्म ओसीडी में होता है कि कोई थॉट आता है कि मैंने अपनी सिस्टर को चाकू मार दिया, तो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे कि आपने असली में चाकू मार लिया। मतलब आप थॉट को सच मानने लगते हैं। थॉट और एक्शन जो है कि जो आपका थॉट है और जो वो एक्शन है कि चाकू मारने का, आपको सच लगता है, आपको लगता है कि मेरी जो थॉट है अगर मैंने सोचा है उसका मतलब मैंने सच में कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको थॉट आता है कि अगर मेरे किसी प्रियजन का, कोई मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, तो आप ऐसे मानने लगते हैं, आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि असली में वो हो गया है। तो थॉट और एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है कि जो थॉट आया, कोई विचार आया, मतलब कि वो असली में हो गया। तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन बोलता है कि ऐसा नहीं है, थॉट और एक्शन, ठीक है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर बैठ के कितना भी बोलूं कि ये जो प्लांट है वो हवा में उड़ जाए, हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा, मैं चाहे कितना भी सोचता रहूं ये हवा में नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो मैं कितना भी सोचूं ये हवा में नहीं उड़ेगा। तो मेरा जो थॉट है वो एक्शन, थॉट और एक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मैं हर दिन पढ़ूंगा, बट मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मेरे मार्क्स कहाँ आएंगे। वो सोचना कि मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ रहा हूँ और वो एक्शन करना इज डिफरेंट। बट ओसीडी में, एंजाइटी में हमें कोई थॉट आता है तो हम उसे सच मान लेते हैं, ठीक है। तो और उसी की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिसका रिलीजियस ओसीडी है उसे ये लगता है कि मैंने किसी भगवान को मतलब भगवान को गाली दे दी, तो या कोई थॉट आता है कि मैंने भगवान को थॉट में आया कि भगवान को गाली दे दी या मैं गंदा इंसान हूं, तो वो थॉट आने से आप गंदे नहीं बन गए हो, ठीक है। आपके एक्शन इज व्हाट मैटर्स। आप चाहे कितना भी सोचो कि सबका भला सोचो, पर आप करो खराब काम, ठीक है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, उससे आप अच्छे आदमी नहीं बनोगे, ठीक है। आप सोचो, बहुत ही अच्छा भला सोच रहे हो, पर कर आप गंदे काम रहे हो, तो आपको लोग गंदा ही मानेंगे। या इसको समझने के लिए एक चीज आप और कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने कोक और पेप्सी पड़ी हुई है, ठीक है, और आप ये सोचो कि मैं कोक उठाऊंगा और आप उठाओ पेप्सी। आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, है ना। आप पेप्सी सोचो और आप कोक उठाओ, ऐसा कर सकते हो ना आप। ऐसा नहीं है ना कि अगर आपने पेप्सी सोच ली तो आप पेप्सी ही उठाओगे। आप चाहो तो आप कोक भी उठा सकते हो। सोचो कुछ और, करो कुछ और। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके थॉट और एक्शन डिफरेंट है, ठीक है। एक्ट में आप ये कैसे कर सकते हैं, इसीलिए सिखाया गया है कि अगर आपको कोई थॉट आता है, फॉर एग्जांपल आपको हार्म ओसीडी है और आपको थॉट आया कि मेरे को सिस्टर को चाकू मारने का थॉट आया, तो आप इंस्टेड ऑफ बिल्कुल अपना कंपल्शन करने की जगह, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल डरने की जगह, आप ये सोचिए कि दिस इज जस्ट अ थॉट, ये सिर्फ एक विचार है, और अपना आप जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हो, आप वापस पढ़ाई करने लग जाओ। या आप ये सोच सकते हो मुझे ये विचार आया कि मैं अपनी बहन को चाकू मार लूं, बस ये एक विचार है, और आप वापस आप अपना पढ़ाई करने लगो। इससे क्या होगा कि आपके और आपके थॉट के बीच में एक स्पेस आएगा कि आप जो विचार आ रहा है वो आपसे डिफरेंट है, ठीक है। आपको विचार जो वो, उसका मतलब ये नहीं है कि विचार आया तो वो
इट डजेंट मीन एनीथिंग, सिर्फ वो एक विचार है। उस विचार की ऐसा कुछ नहीं है कि वो विचार आपके कुछ अंदर कुछ बिल्कुल ही जो दबा हुआ कोई जो है चीज है या जो मैं असली में हूँ वो बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों को ज्यादातर यही लगता है कि ज्यादातर ये हिप्नोटिज्म और ये सारी चीजों को देख के कि लोगों को बिल्कुल हिप्नोटाइज करके फिर उनके अंदर का जो सच निकाला जा रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारा पता नहीं अंदर कोई सच दबा हुआ है और हमारे थॉट्स वो अंदर के सच बता रहे हैं। उसे फ्रॉइडन स्लिप बोला जाता है कि हमारा जो असली में है वो हमारे थॉट्स से, हमारे अनकॉन्शियस थॉट से ऐसा निकल जाता है। पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, आप कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहे कि आप अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। आप जो थॉट, जो आप कॉन्शियसली जो आप चाहते हो और जो असली में जो चाहते हो वो वही आप वही आप कर सकते हो। ठीक है, आपके उल्टे फुल्टे जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपको गुलाम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपकी जो विचार है वो आप पे कोई काबू नहीं कर सकते, आप उसे काबू करने दे रहे हो। ठीक है, उनके बारे में सोच कर अगर आप ये कॉग्निटिव डिफ्यूजन समझे कि मेरे विचार और मेरे एक्शन डिफरेंट है। ठीक है, मैं कुछ और सोच सकता हूँ और कुछ और कर सकता हूँ, मुझे अपने विचारों का गुलाम रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। सेकंड जो है वो है चीज है द ऑब्जर्विंग सेल्फ। तो ऑब्जर्विंग सेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बाकी के भी जो हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है उससे कनेक्टेड है। तो ऑब्जर्विंग सेल्फ और द सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, उसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल मैं समझाऊंगा। काफी लोग हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप मेडिटेशन अगर आपने कभी किया हो या अगर आप आराम से कभी बैठे हो और बस आप किसी चीज पे ध्यान दो, आपने आराम से बैठो और या तो अपनी सांसों पे ध्यान दो या तो फॉर एग्जांपल कुछ सामने, जैसे ये बुक रखी हुई है तो ये बुक को मैं ध्यान दे रहा हूँ, बुक पे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ध्यान ना फॉर श्योर 20-30-40 सेकंड के बाद मेरे दिमाग में कुछ और विचार आने लगेंगे या मैं कुछ और सोचने लगूंगा। ठीक है, तो फिर वापस आपको उस पे अपनी सांस पे या जिस चीज पे भी आप फोकस कर रहे हो वापस आप उस पे लेके आओ। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो आप विचार जो आ रहे हैं, ठीक है, और जो अटेंशन है जहां पे आप ध्यान दे रहे हो वो डिफरेंट है। जो आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो या आप बुक पे ध्यान दे रहे हो वो सेपरेट है आपके थॉट से, जैसे कि मैंने आपको कॉग्निटिव डिफ्यूजन में बताया है। ठीक है, कि आप अपने थॉट से डिफरेंट है। इसमें जो सेल्फ ऑब्जर्विंग सेल्फ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में जो योगा में बोला जाता है कि जैसे आत्मा वाली जो बात आ गई, मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ कि आत्मा और उन सब चीजों से, रिलीजन से जोड़ के, बट इसमें बेसिकली ये साइंटिफिकली सब प्रूवन है। ये जैसे आप मेडिटेशन में आप देख सकते हैं ना कि जो आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उसको आप देख सकते हो आते हुए जाते हुए, और स्टिल आप जो जैसे अपनी सांस है या कोई भी चीज पे जो आप फोकस कर रहे हो उस पर आप फोकस कर सकते हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो जो ऑब्जर्विंग सेल्फ है वो बेसिकली हमारी, आप अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो वो हमारा अटेंशन है, वो हमारा फोकस है। हमारे पास वो अपनी पावर है ना कि हम अपनी अटेंशन कहीं पे भी लाए। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस प्लांट को, फिर मैं कैमरा में देख रहा हूँ, फिर मैं ये खिड़की में देख रहा हूँ, तो मैं अपने मेरे हाथ में वो पावर है कि मैं अपना फोकस कहाँ से कहाँ लेके जाऊँ। वही जो पावर है जिसमें वो पावर है उसे द ऑब्जर्विंग सेल्फ कहते हैं, कि आप अपना ध्यान इधर से उधर लेके जाने की आपको जो पावर है उसे ही द ऑब्जर्विंग सेल्फ कहते हैं, और उसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, एक्ट में। तो ये कंसेप्ट आप समझिए कि आपका जो ध्यान है, आपका जो अटेंशन है वो आपके हाथ में है और वो आप कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे तो ऑब्जर्विंग सेल्फ है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो फोकस कर रहा है कहीं पे भी। ये कंसेप्ट आप समझिए कि आपके पास पावर है कि आप अपना फोकस कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आता है थर्ड पॉइंट, वो है जो थर्ड प्रिंसिपल, वो है बीइंग इन द प्रेजेंट। अब बीइंग इन द प्रेजेंट है, अगर आप अपना ऑब्जर्विंग सेल्फ समझ गए कि मैं अपना फोकस कहीं पे भी ला सकता हूं, तो बीइंग इन द प्रेजेंट का मतलब ये है कि आपको अपना फोकस हमेशा प्रेजेंट में लाना चाहिए, जो भी चल रहा है।
देखिए 47% ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक स्टडी हम या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हमारा फोकस जो है ऑब्जर्विंग सेल्फ या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। बट अगर हमें अच्छी तरह से काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पे अपना फोकस लाना पड़ेगा ना, पढ़ाई में, जो प्रेजेंट जो आपके सामने जो बुक पढ़ी हुई है। तो जो बीइंग इन द प्रेजेंट का मतलब यही है कि जो अभी चल रहा है उस पर आप अटेंशन करिए, अटेंशन टू द डिटेल्स, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा 100% फोकस करने की कोशिश करिए। ये जो फोकस है 100%, ये मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका फोकस और बेटर होगा। तो मेडिटेशन एक तरीका है, माइंडफुलनेस जो है प्रैक्टिसेस वो एक तरीका है। आप अपने प्रेजेंट में और अच्छी तरह से रह सकते हैं इनको यूज करके। तो एक चीज और है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप बीइंग इन द प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। कई बार होता है कि हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है तो फ्यूचर का सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना ही बंद कर देना है, ठीक है। आप सोचिए, बट वही सोचिए जो हेल्पफुल है आपकी लाइफ के लिए। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज जो मतलब जब हम कॉग्निटिव डिफ्यूजन करते हैं तो कई लोग होते हैं जो अपने हर थॉट को मतलब वो कहते हैं कि हर थॉट जो है उसको बस जाने दे, अब मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं बस करूंगा, मैं अभी में जीऊंगा। ऐसा नहीं करना है। थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। थिंकिंग है जो हमें अपने दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाता है। बट हमें वही थिंकिंग करनी है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करे, या जो हम, ठीक है, कोई गोल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, अब आप सोना चाहते हैं और ऐसे विचार आते रहे जो आपको सोने ना दे, तो वो विचारों की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो सोना है ना अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब आप ऑब्जर्विंग सेल्फ को अपना यूज करेंगे, अपने फोकस को यूज करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तो उन्हीं विचारों को आप सोचिए, उन्हीं विचारों को आप अहमियत दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए जो हेल्पफुल है आपके गोल्स को अचीव करने में, जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाए, ठीक है। उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए आपके थॉट्स जो हेल्पफुल है उन्हीं को आप तवज्जो दें, उन्हीं को आप इंपॉर्टेंस दें, और बाकी के जो थॉट्स को आप जो जाने दे। जैसे मेडिटेशन में बोला जाता है कि जैसे क्लाउड्स इन द स्काई है, कि फॉर एग्जांपल आप मेडिटेट कर रहे हो और कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको सोचिए कि वो क्लाउड्स है जो स्काई में आए हैं और वो खुद निकल जाएंगे, ठीक है। और आप अपना फोकस अपने सांसों पे या जिस भी चीज पे आप फोकस कर रहे हो मेडिटेशन पे, उस पे रखिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऑब्जर्विंग सेल्फ समझ गए, आप बीइंग इन द प्रेजेंट समझ गए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो इमोशंस है, देखो सबसे बड़ा ओसीडी में भी जो डर होता है लोगों को, वो डर होता है ना कि उस चीज से। फॉर एग्जांपल कई लोगों को होमोसेक्सुअल ओसीडी होता है, जिनको ये डर होता है कि वो गे ना हो, ठीक है। या जो गे हो उनको डर होता है कि वो स्ट्रेट ना हो, ठीक है। ये ऐसा डर होता है उन्हें। फिर कई लोग जो है जिनको बहुत टाइम तक वो ओसीडी होता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी स्ट्रेट हो और वो उसको गे के ओसीडी थॉट्स आते हो, तो वो फाइनली एक्सेप्ट भी कर देगा, ठीक है यार, मैं अगर गे हुआ तो क्या हुआ, मैं कोई पार्टनर ढूंढ लूंगा, लोग तो है ही, आजकल तो लीगल भी हो गया है, तो उसमें क्या इशू है। बट तो भी उनको जो भी वो थॉट आएगा तो वो एंग्जाइटी उनको होगी, क्योंकि उनको वो डर वो उस कॉन्सेप्ट से नहीं है, गे होने से नहीं है, उनको डर उस थॉट से है, उन फीलिंग्स से है जो वो थॉट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बोलता है कि ये जो एंग्जाइटी है या जो सैडनेस है, या जो भी ये जो इमोशंस है जिससे आप डर रहे हो, जिसकी वजह से आप कंपल्शन कर रहे हो, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप सहना सीखो। फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी में क्या होता है, आपको वो बेचैनी होने लगती है, आपका गला सूखने लगता है, आपकी सांसें तेज होने लगती है, ठीक है। अगर आप बस बैठो आराम से, और जैसे एंग्जाइटी जब हुई, ठीक है, तो आप वो जो फीलिंग्स है, वो जो मतलब जो बेचैनी है, वो जो सेंसेशंस हो रहे हैं आपके हाथ पैर में, ठीक है, उसको आप बस ऑब्जर्व करो और उसे बस आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। वो फीलिंग्स आ रहे हैं, आप कुछ मत करो, कोई कंपल्शन मत करो, कुछ उसको मतलब
और ज्यादा थॉट, अरे यार मुझे एंग्जाइटी आ रही है, मुझे वो आ रहा है, एंग्जाइटी के बारे में एंग्जाइटी मत लाओ, ठीक है। जैसे इसे सेकेंडरी एंग्जाइटी कहते हैं, कि हम एंग्जाइटी के बारे में एंग्जाइटी लाना कि अरे यार मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है और एंग्जाइटी हो रही है उसकी वजह से, वो मत कीजिए। जो आपको थॉट्स है, जो फीलिंग्स, सेंसेशंस जो आ रही है उसके साथ आप बैठिए, ठीक है, और आप अपनी बस सांसों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो जो थॉट, वो जो फीलिंग्स है, जो सेंसेशंस है, जो बेचैनी है, वो खुद ही चली जाएगी। जैसे ईआरपी में आपने सीखा कि वो जो फीलिंग्स है एंग्जाइटी की, वो खुद ही थोड़ी देर में चली जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका जैसे एग्जांपल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्पीच देने गए स्टेज पे काफी हजार लोगों के सामने, तो आपको वो एंग्जाइटी आएगी, ठीक है। वो एंग्जाइटी अगर आप ये सोचने लगे यार मैं तो एंग्शियस हो गया, मैं तो एंग्शियस हो गया, मैं कैसे दूंगा, तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर इंस्टेड आपने देखा कि अरे हाँ मुझे ये एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो भी मैं अपना जो ध्यान है, अपना फोकस है, ऑब्जर्विंग सेल्फ, वो मैं अपने स्पीच को अच्छे देने पे फोकस करूंगा, ना कि एंग्जाइटी के बारे में सोचने पे या एंग्जाइटी पे। ये जो मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे हाथ में ऐसे ठंडा ठंडा कंपन सी हो रही है, वो खुद कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये फीलिंग्स है वो खुद चली जाएगी, मैं अपना फोकस अपने जो काम पे है, अपने स्पीच पे दूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप अपनी जो फीलिंग्स से डरना बंद करिए, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग सैडनेस में रोने से कि मुझे रोना नहीं है, रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है, क्यों नहीं रोते हैं, सब लड़के रोते हैं। आप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखते होंगे स्क्रीन पे जो रोते हैं, तो आप रोइए, ठीक है। जो आपको फीलिंग्स आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एक और चीज है एक्सेप्टेंस में कि आप अपने जो, एक और चीज होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे पुलिसमैन हो गया, अगर आप पुलिस में और आपको डर लग रहा है काफी, ठीक है, तो कई बार अगर मैं बोलूंगा कि कई बार चीजें हैं, डरना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आग जो है, आग में हाथ डालने से आप डरते हैं क्योंकि वो असली में आपको इशू कर सकता है। कई सारे जो डर है, जो इमोशंस है, वो हमारी बॉडी का एक तरह का इंटेलिजेंस है, वो एक हमारे तरह का एक साइन पोस्ट है। एक मतलब बेसिकली इमोशंस है वो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा माइंड है, वो एडवाइस कर रहा है कि ये चीज ना थोड़ी मतलब स्ट्रेस वाली है, ये डर वाली है, ठीक है, आप इससे दूर रहिए। बट आपको ना अपना दिमाग भी लगाना है, अपना लॉजिक भी लगाना है कि ये चीज असली में डरने वाली है। फॉर एग्जांपल आग है, असली में मुझे डरना चाहिए और दूर रहना चाहिए, या ये मुझे जबरदस्ती का डर करवा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ओसीडी थॉट्स, ठीक है, तो अगर मुझे क्या इससे असली में डरना चाहिए, ये आपको अपना लॉजिक यूज करके, ठीक है, आपको समझना होगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डर है, ये जो फीलिंग्स है, वो लॉजिकल है कि नहीं। क्या मुझे असली में अपनी फीलिंग्स का सुनना चाहिए या मुझे अपनी लॉजिक का सुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीच में क्या मुझे डर के बैठ जाना चाहिए बैक स्टेज पे, घर पे वापस चले जाना चाहिए, या मुझे डर के आगे, ठीक है, बढ़कर ओके मुझे अपना स्पीच देना चाहिए। वो ये कि डर के आगे अगर आपको वो जीत दिख रही है, डर के आगे असली में अगर पेन है तो आप डरिए और आप दूर रहिए, पर अगर डर के आगे जीत है तब आप डर के आगे निकलिए और उस जीत को पाइए, ठीक है। ये इमोशंस एज अ साइन पोस्ट या इमोशंस एज अ बेसिकली साइन या एडवाइस, ये इमोशनल एजिलिटी एक बुक है सूजन डेविड की, उससे मैं सीखा था कि जो इमोशंस है हमारी बॉडी में, ये फीलिंग्स है, ये थॉट्स है, वो आते रहेंगे। दीज आर जस्ट एन एडवाइस। ये आपके ऊपर है कि आपको इनको मानना है या नहीं मानना है। ओसीडी की जो थॉट्स है, फीलिंग्स है एंग्जाइटी वाली, वो आते रहेंगे, बट वो आपको एंग्शियस होना है कि नहीं। आपको एंग्शियस होके घर पे बैठ जाना है डर के, या घर पे बस ऐसे कुर्सी पे या सो जाना है डर, मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे करना है। या एंग्जाइटी होते हुए भी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़े जो आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको डर लगेगा, पर तो भी आप डर के आगे बढ़कर, लोग प्रपोज करते हैं तभी उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, तो वैसे ही आपको डर के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यही एक्ट सिखाता है और यही एक्सेप्टेंस है कि जो एक्सेप्टेंस बेसिकली जो सेंसेशंस है, वो जो सेंसेशंस हो रही है, जो बॉडी में बेचैनी हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप ये इमोशंस आएंगे, ये मैं डरूंगा, ठीक है, पर मैं डर के आगे तो भी बढ़ूंगा,
ठीक है, आप उस डर को आप एक्सेप्ट करिए। एक एग्जाम्पल से मैं और इसे अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड को एक बस समझ सकते हैं। एक बस है जो जा रही है आपके गोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने 90% चाहिए आपको अपने कॉलेज में मार्क्स, और आप पढ़ रहे हैं, और इस बस में पैसेंजर्स है जो आपके थॉट्स है, जो एंजाइटी वाले थॉट्स है, जो ओसीडी थॉट्स है, जो आपको इधर उधर बोलेंगे कि नहीं उस डायरेक्शन में मत जाओ, ठीक है, वो एंजाइटी क्रिएट करेंगे। बट तो भी आपको जो बस है, ठीक है, आपको बस वो उस डायरेक्शन पे लेके जाना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका गोल है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो जो मेरे पैसेंजर्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं बस में, वो लोग बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ थॉट्स या फीलिंग्स उल्टी फुल्टी लाते रहेंगे, पर तो भी मुझे अपना जो गोल है वो नहीं भूलना है और वही मुझे हासिल करना है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है वैल्यूज। अभी तक हम जो चीज है वो टूल्स है हमें अपनी एंजाइटी से, अपनी ओसीडी थॉट से बाहर निकलने के। एक बार ये आप बाहर निकल गए तो आपको जाना किधर है। तो आपको फॉर एग्जांपल स्पीच वाले उसमें जब आप स्पीच देने जा रहे हो तो आपको पता है कि डर लग रहा है, बट मुझे जाना किधर है, मुझे अच्छा स्पीच देना है। तो वैसे ही वैल्यूज आपको रास्ता दिखाएगा, और अगर आपको रास्ता क्लियर है कि आपको मुझे क्या करना है, ठीक है, लाइफ में या अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आपका जो एक्शन लेना है वो इजियर हो जाएगा। ओके, तो जो वैल्यूज है वो फिफ्थ पॉइंट है। वैल्यूज बेसिकली वो चीजें जो हम चाहते हैं, जो हम लाइफ में अगर फॉर एग्जांपल सोचो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कईयों के लिए हो सकती है फैमिली, फ्रेंडशिप, ठीक है, वेल्थ, अच्छे पैसे कमाना। तो ये सारी जो एक अच्छा पार्टनर लेना, ये सारी चीज है जो मतलब हमारे लिए गोल्स है, वैल्यूज है। एक तो सबसे पहले गोल्स और वैल्यूज का फर्क क्या है। वैल्यूज का ना कोई एंड डेट नहीं होता है, वैल्यूज पूरी लाइफ चलती रहती है। जैसे कि करेज, पेशेंस, डिसिप्लिन, ठीक है, आप हर दिन लाइफ में करेज, चाहे 70 साल के हो जाओ, आप करेज, डिसिप्लिन वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं। बट गोल है जिसका कोई एंड डेट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 90% लाने हैं, या मुझे एक अच्छी लड़की से शादी करनी है, ठीक है, तो ये आपकी गोल्स हो गए। वैल्यूज ही आपको गोल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे स्पीच वाले एग्जाम्पल में आपका ये वैल्यू है कि मुझे अच्छे तरह से अपना जो विचार है वो लोगों के सामने लाना है, ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे वो करना है। तो वैल्यूज आपको रास्ता देगी कि क्या आपको करना है लाइफ में, क्योंकि ओसीडी की वजह से आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इतने थॉट्स आते हैं, इतने फीलिंग्स आती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या टाइप्स हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यूज आपको रास्ता दिखाता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ये थॉट्स, फीलिंग्स आपको आती रहेंगी, बट तो भी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपको वो करना है। तो वैल्यूज जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, करेज हो गया, पेशेंस हो गया, ठीक है। मैं करेज दिखाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। अगर मुझे जो असली में मैं चाहता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ और मुझे अपने पॉइंट्स बताने हैं, और अगर मुझे कोई पॉइंट आया बोलने के लिए, पर मेरा ओसीडी या मेरे एंजाइटी बोलेगा अरे मत बोल, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, ये वो। बट अगर मेरा मुझे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए जॉब ये इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब अच्छी तरह से करूँ, तो मैं करेज दिखाऊंगा, ठीक है, और मैं अपना पॉइंट रखूंगा। तो एक तो इसमें दो वैल्यू हो गई। एक तो मेरे को अपना जॉब अच्छी तरह से करना है, ये मेरा एक वैल्यू है, और एक करेज मेरा एक वैल्यू हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप आराम से बैठो, एक दिन 1-2 घंटे निकालिए और आप अपने बारे में लिखो। एक तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि अगर मुझे लाइफ में कोई ये जो एंजाइटी वगैरह नहीं होती, और तो मैं असली में लाइफ में चाहता कुछ, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, उससे आपको अपना गोल पता चलेगा, ठीक है, कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे बेसिकली अच्छा एक घर बनाना है, ठीक है, मुझे फैमिली को अच्छी तरह से रखना है। तो आपके ये गोल्स हो जाएंगे। उस गोल्स को फिर धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अच्छी तरह से
अच्छे मार्क्स चाहिए और फिर अच्छी जॉब चाहिए, तो मेरे लिए वैल्यू हो जाएगी हार्ड वर्किंग। ठीक है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे अपना फोकस जो है पूरा 100% देना है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, मुझे मुझे डिसिप्लिन होके पढ़ाई करना है, तो आपका डिसिप्लिन हो जाएगा वैल्यू, आपका हार्ड वर्किंग हो जाएगा। तो बेसिकली वैल्यूज वो चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। फिर आपने अपने वैल्यूज लिख लिए कि जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ गया कमिटमेंट। आपको कमिट करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रेस हो, चाहे कितने भी ये थॉट्स आए, मैं जो है अपने वैल्यूज की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, अगर ओसीडी आपको एंग्जाइटी देती है कि फॉर कंसिडर कि कोई मैरिज है, कोई वेडिंग वगैरह है जो आपको अटेंड करनी है और उस दिन आपको ओसीडी का अटैक आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे बस घर पे बैठना है अपने, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। बट अगर आप अपनी वैल्यूज है, आपकी वैल्यूज है फैमिली, आपकी वैल्यूज है फ्रेंडशिप, कि फैमिलीज और फ्रेंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे ठीक है ये थॉट्स आ रहे हैं, ये इमोशंस आ रहे हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन से मैं अपने थॉट्स भगा दूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अपनी फीलिंग्स, और फिर मैं शादी में जाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना जो है, आप अपना एक्सेप्ट कर रहे हो चीजें और आप प्रेजेंट में रह रहे हो और आप कमिट करके उस शादी में जा रहे हो। तो ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थियोरी का पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा इन चीजों को और मैं कमिट करूंगा अपने एक्शन को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एक्ट के बारे में, ये एक्ट के 6 प्रिंसिपल्स। अगर आपको एक्ट के बारे में और समझना है और अच्छी तरह से जानना है तो आप द बुक द हैप्पीनेस ट्रैप पढ़ सकते हैं। उसमें एक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल, कोई हिंदी में नहीं है बट इंग्लिश में काफ़ी है एक्ट के बारे में। ये एक नई थेरेपी है बट ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही मतलब इफेक्टिव भी है, काफ़ी ओसीडी को, एंजाइटी को ठीक करने में काफ़ी इफेक्टिव है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप एक्ट को करिए, आप अच्छी तरह से इसे जो मैंने सिखाया है आपको, आप उसे फॉलो करिए, एक्शन करिए उसे। सिर्फ सीखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू एक्ट ऑन एक्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड कीप ऑन फाइटिंग।